त्याच्यामध्ये मराठी सगळ्यांना महाकरुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या समग्र मानवी विचारांना विनम्र अभिवादन. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय सारीगुप्ता साहेब, प्रमुख अतिथी सन्माननीय दार्शनिक साहेब आणि ऐतिहासिक प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी सन्माननीय अशोक उगडे सर, सन्माननीय रमेश तायडे साहेब, सन्माननीय प्राध्यापक डॉक्टर गणेश मोरकर सर आणि सोबतच आपल्या नेहमीसाठी त्याच्या अगोदर देखील आम्ही येऊन गेलो 14 एप्रिलला. त्यावेळेस पासूनच दिग्विजय साहेब, प्रमोदजी वानखेडे, स्वप्नील कोपरागडे साहेब, विजय लभाणे साहेब, संदीप तायडे साहेब, पंकज पाटील साहेब, ॲडव्होकेट प्रदीप रामटेके साहेब, देवानंद घोंगडे साहेब, माणिक कुमार जाधव साहेब, गजानन मेश्राम साहेब, अमोल गवाडे साहेब, हर्षल रामटेके साहेब, किशोर चहांदे साहेब, निवारण कांबळे साहेब, ॲडव्होकेट राजरत्न पथाडे साहेब आणि आपण सगळे सन्माननीय बौद्ध उपासक उपासिका, समता सैनिक दलाचे सगळे पदाधिकारी, सोबतच मागच्या 14 एप्रिलला, आता गेलेल्या 14 एप्रिलला आणि आता देखील आम्हाला घेण्यासाठी आलेला शाश्वत कुठं बसला मला माहीत नाही, छोटा बाळ आहे दिग्विजय साहेबांना. तर माझ्या मित्रांनो, प्रथमतः मी आपलं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो की आपल्या भद्रावतीमधून 40-50 बौद्ध उपासक उपासिका, समता सैनिक दलाची मंडळी हे ऐतिहासिक प्रतिष्ठानला अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून भेट देण्यासाठी आलेले होते. आपलं खूप खूप अभिनंदन की आपल्याजवळ आत्ताच बोरकर सरांनी, तायडे साहेबांनी, वेगळे सरांनी जे काही विश्लेषण केलेलं आहे की त्याच्यामधून तुमची जी तळमळ आहे, तुमची जी मानसिकता आहे ही खूप मोलाची आहे. एवढं गांभीर्य विचारांचं आणि कामाचं हे लवकर काही पाहायला मिळत नाही माझ्या मित्रांनो. आणि म्हणून तुमचं कितीही अभिनंदन करावं तेवढं कमीच आहे. विषय खूप महत्त्वपूर्ण असा दिलेला आहे, खूप चांगला विषय आहे आजच्या कार्यक्रमाचा. शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण असणारी भूमिका. म्हणजे मी पहिल्यांदा स्पष्ट करू इच्छितो, खूप विनम्रपणे, याच्यामध्ये भावनिकता हा भाग नसल्यासारखा आहे. पहिल्यांदाच सांगतो आपल्याला, याच्यावर अभ्यासकांनी, चिंतकांनी, चिंतन करणाऱ्यांनी खूप चिंतन करावं की मी जे सांगून राहिलो ते खरं आहे का खोटं आहे. तो मुद्दा असा आहे, या संपूर्ण देशामध्ये अत्यंत आदर्शवत असा कोणता समाज असेल
तर तो बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेला महाराष्ट्रातील आपला बौद्ध समाज आहे माझ्या मते. नेहमी करता मी हा मुद्दा आपल्या नजरेपुढे आणून देतो. भारतातील सगळ्या समाजासाठी असणारा सगळ्यात उत्तम दर्जाचा आदर्श समाज कोणता असेल तर तो महाराष्ट्रातील आपला बौद्ध समाज आहे. आणि मग बौद्धांच्या असणाऱ्या समस्या नजरेपुढे आणल्यानंतर मग आपल्या लक्षात येईल की जर बौद्धांच्या ह्या समस्या असतील, जर बौद्धांच्या अशा प्रकारच्या समस्या असतील, म्हणजे बौद्ध समाज की अगर ये हालत है, इतना होके भी मतलब समस्त भारत देश में सभी समाजों में अगर महाराष्ट्र का अपना बौद्ध समाज आदर्शवत समाज है और आदर्शवत समाज होने के बावजूद भी अगर हमारे समाज की ये हालत है तो फिर अन्य समाज की कौन सी हालत कैसी होगी ये कल्पना भी नहीं कर सकते. आप सोचेंगे कि सर अन्य समाजों की क्या हालत है. अन्य समाज तो बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं, उनकी आर्थिक संपन्नता है, एजुकेशनल संपन्नता है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होते हैं. तो फिर वो कौन सी समस्या है उनकी ऐसी. तो मेरे भाइयों, बात ऐसी है कि देश में रहने वाले कुत्ते भी अपने को ऐसा दिखते हैं कि कोई आधार न होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं. उनकी तबीयत भी अच्छी है. कुत्तों की भी तबीयत अच्छी है, दिखती है अपने को. जानवरों की भी तबीयत अच्छी दिखती है. तो इसका मतलब ये है क्या कि भाई अपने से बहुत अच्छी तरह से जी रहे हो. उनको दवाखाने में जाने की आवश्यकता नहीं, दिन भर खाना खाते रहते हैं, हेल्थ से बहुत अच्छे हैं. कोई गुजरा इधर उधर से भोगते रहते हैं. तो इसका मतलब ये कहेंगे क्या कि उनकी तबीयत बहुत अच्छी है, उनकी हालत बहुत अच्छी है, उनकी कोई समस्या नहीं. तो ये पोजीशन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी की अगर सोच अपने ख्याल में लिया तो फिर अपने ख्याल में आएगा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि जो कौवे हैं वो भी सैकड़ों साल जीते हैं. तो उनको क्या कहेंगे, वो क्या जीना है क्या. इंसानियत के आधार पर जो जीना चाहता है, इंसानियत के आधार पर जो जीना चाहता है वो जीना उनके लाइफ में है क्या, उनके जीवन में है क्या. बौद्ध समाज का कमजोर आदमी जो दिखाई देता है उनके पास भी तो मानवता का सिद्धांत है. जिसको नौकरी नहीं है, मजदूरी करता है, लेकिन उसकी सोच देखिए क्या है. वो बोलता है कि तथागत बुद्ध ने हमको समानता सिखाई है, बंधुता सिखाई है, न्याय सिखाया है, समता सिखाई है. तो बौद्ध समाज छोड़ के अन्य किसको भी पूछो, समानता प्रिय है क्या उनको? बिल्कुल नहीं. बंधुता प्रिय है क्या उनको? बिल्कुल नहीं. न्याय प्रियता है क्या उनको? बिल्कुल नहीं. तो इंसानियत अगर उनके पास में नहीं है तो जानवरों में और उनमें फर्क क्या है, अंतर क्या है? इस कारण से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी ने 1956 में अपने को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी है.
और अपने दिमाग में तथागत बुद्ध की सोच जो डाली है, तो इसलिए डाली है, ये देश गुलामों का देश था, ये देश का इतिहास ही गुलामी का है। और इस कारण से अगर ये समाज बुद्ध के विचार पर का अगर निर्माण मैं करता हूं, तो अन्य समाज कुछ सुधरेंगे, ये देश के अन्य समाज सुधरेंगे और ये देश राष्ट्र बनेगा और इंसानियत का देश बनेगा। इस कारण से अपना समाज अन्य समाजों के लिए आदर्श समाज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने निर्माण किया है। सिर्फ अपने लिए निर्माण नहीं किया वो, तो फिर 50-60 साल होने के बावजूद, इतना होने के बावजूद भी आज की पोजीशन अपनी क्या है? क्योंकि अपनी भूमिका तो काहे के लिए है? अपने लिए भी है और इस देश के लिए भी है। तो फिर 60 साल से क्या होने जा रहा है? आज अगर अपन ने बोला है कि एखादे मातंग समाज के परिवार को कि भाई आने वाले अक्टूबर में बुद्ध का धम्म ले पाएंगे क्या, तो वो अपने को क्या बोलेगा मालूम है क्या? 60 साल होने के बावजूद भी अगर आप लोगों के हाथ में कटोरा है, तो मुझे बता रहा है कि भाई हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म में आएंगे। आप लोगों ने धम्म काहे के लिए लिया है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने अपने को क्या बताया है कि मेरे को भारत बुद्धमय करना है, बताया है। फिर भारत बुद्धमय मुझे करना है, तो क्या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने गलत बोला क्या? गलत तो नहीं बोला। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को गलत कहने वाला तो यहां पर कोई पैदा नहीं हुआ। तो फिर भारत में बुद्धमय करूंगा, तो इसका फार्मूला क्या है? इसके ऊपर 60-70 साल से कोई ख्याल नहीं दिया गया। और इस कारण से आज का पिछड़ा जो भी घर होगा, समाज होगा, उसको अगर अपन ने कहा कि भाइयों आपके सामने 1956 से हम बुद्ध बनने के बाद में, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद में, आप लोग के ख्याल में नहीं आया क्या कि आपने भी बुद्ध धर्म का स्वीकार करना चाहिए? तो फिर वो मातंग समाज का हो, वो चर्मकार समाज का हो, वो वडार समाज का हो, पिछड़ा समाज लीजिए आप, वाल्मीकि समाज का हो, तो वो अपने को ना स्पष्ट बोलेगा, लेकिन मन में तो भी बोलेगा, अरे हमको काय को बता रहे, तुम्हारे हाथों का कटोरा तो नहीं। 60-70 साल हो गए, तुम्हारे लोगों के हर एक शहरों में झोपड़पट्टियां बढ़ रही है, तुम्हारा अक्खा समाज पूरा अन्य समाजों पर डिपेंड है, तुम्हारी तरक्की क्या है? और इस कारण से जो जिक्र किया अभी बोरकर सर ने, जो हर एक मर्तबा अपन लोग बताना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1950 में कलकत्ता के महाबोधि सोसाइटी को आषाढ़ पूर्णिमा को एक आर्टिकल भेजा। उस आर्टिकल का एक सेंटेंस ऐसा है कि जो निर्धन होता है, दरिद्र होता है, गरीब होता है, वह बौद्ध नहीं हो सकता। आप अपने सब लोगों के दिमाग में जो भी कुछ अच्छी बात आएगी वो समझ जाना कि वो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की है। अपने पास में क्या है? ये तो खाली घर है। अपने पास जो भी अच्छी बात होगी, कपड़े अच्छे हैं बाबा साहब के, दिमाग अच्छा है बाबा साहब का है, ब्रेन अच्छा है बाबा साहब का है, घर अच्छा है, अपना है क्या? अगर अपना रहता तो अपने पहले के लोगों की हालत ऐसी क्यों थी? ये तो स्पष्ट है, तो कोई भी मानेगा कि जो भी है बाबा साहब का है। तो फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो बोला है 1950 में कि जो दरिद्र गरीब होता है, सभी प्रकार की गरीबी, सभी प्रकार, वैचारिक गरीबी आए, आर्थिक गरीबी आए,
सांस्कृतिक गरीबी आहे, सामाजिक गरीबी आहे, राजकीय गरीबी आहे, ये सभी जो दरिद्रता दिख रही है अपने को, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1950 में ही लिखा है कि तथागत बुद्ध को दरिद्री गरीब मंजूर नहीं, जो भी गरीब होगा दरिद्री होगा कोई भी दृष्टि से हो भी वो बौद्ध नहीं हो सकता। फिर क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1956 में अपने को जो धम्मा दिया तब बाबा साहब जी को मालूम नहीं था क्या कि अपन गरीब है? मालूम है, लेकिन 1950 में ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दो पद्धति से अपने को फार्मूले बताए, दो फार्मूले बताए, इम्प्लीमेंटेशन भी किया है। पहले फार्मूला 1950 में संविधान जो अपनाया गया, स्वीकार किया गया, तो उसमें ऑलरेडी अपने को आरक्षण दिया गया गरीबी के दलदल से बाहर निकालने के लिए। पहला फार्मूला दिया, यस, by this way you are getting the reservation for your improvement, educational facilities, एम्प्लॉयमेंट की फैसिलिटीज। और दूसरा फार्मूला दिया जो कि शहाने लोगों के लिए, ज्ञानी लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, होशियार लोगों के लिए, विजडम जिनके पास में उन लोगों के लिए वो फार्मूला दिया कि भाई आप लोग अभी फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे, संविधान के आधार पर आपको आरक्षण दिया गया, पढ़ाई में भी नौकरी लगेगी, आरक्षण दिया गया, तो एजुकेशन भी आ गया और दामाजी भी आ गए। अब फिर क्या होगा? फिर आपके पास में विजडम आएगा, एजुकेशन से आप समझदार बनोगे। तो इसलिए फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने विजडम जिनके पास में आएगा, एजुकेटेड लोगों के पास में, एम्प्लॉय लोगों के पास में, उनके लिए फार्मूला बताया गया, आरक्षण के बाहर जो लोग होंगे, आरक्षण तो भाई 13% ही है अपना, उसमें भी धम्म का स्वीकार किए गए 5-6% लोग आएंगे, बाकी बेचारे जो चर्मकार है, जो मातंग है, जो वाल्मीकि है, वगैरह वगैरह जो भी है वो रहेंगे। तो आपके हिस्से पर फॉर एग्जांपल 5% ही आएगा। कोई चपरासी बनेगा, कोई क्लार्क बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, तो कोई एसडीओ बनेगा, तो कोई तहसीलदार बनेगा, तो कोई एसपी बनेगा, तो कोई आईपीएस आईआरएस वगैरह वगैरह हो जाए। तो फिर ये जो समझदारी आप लोगों के पास में एजुकेशन और आरक्षण के आधार पर आएगी, तो ये लोगों ने कम से कम, ये लोगों ने अपने कमाई का 20वां हिस्सा जो आरक्षण के बाहर के लोग हैं उनके सर्वांगीण उन्नति के लिए कंटिन्यूअसली देना चाहिए। ये विजडम की बात है। और नेचुरल रूल और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का कहीं ना क्या मालूम है क्या? कानून से विजडम ज्यादा श्रेष्ठ है। जहां विजडम नहीं वहां कानून बनेगा। अपने देशों में विजडम की कमतरता है, इस कारण से बहुत बड़ा संविधान लिखना पड़ा। इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया, जापान में इतना बड़ा संविधान की आवश्यकता नहीं। यहां पर विषमता है, यहां पर अन्य अत्याचार है, यहां पर बंधुता नहीं है, यहां पर न्याय नहीं है, गुलामों का देश है। तो ये लोगों को छोटी छोटी बात भी समझाना पड़ेगा और कानून बनाना पड़ेगा। देखो जहां पर विजडम है तो वहां पर कानून, भाई इंसानियत के आधार पर बिहेव करना चाहिए। अब ये इसके नहीं करते तो भाई कानून, अरे इसको भी पढ़ाई करने दो, नहीं करने देते कानून लाओ। तो इस कारण से भाइयों विजडम ये कानून से श्रेष्ठ।
फोकट में एजुकेशन मिलेगा, बुद्ध का ज्ञान भी इनके पास में दिया हुआ है, उसके बाद में नौकरी भी आई है, तो ये समाज के प्रतिनिधि करके नौकरी में जाएंगे। ना कि ये तीरंदाज है प्राध्यापक भारताकडे, ये तीरंदाज है, बहुत होशियार है, इस कारण से प्राध्यापक बनेगा, ये गलत सोच है। ये काय का होशियार है? ये होशियार है तो इसका बाप क्या था? इसका बाप क्यों नहीं चपरासी बना? तो उसके बाप का बाप क्या कर रहा था? तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी आए, इस कारण से मेरे को पढ़ाई अपने को मिली है, और इस कारण से भाई भारताकडे लेक्चरर बन गया है। फिर सब कुछ बाबा साहब का है। फिर बाबा साहब ने बोला कि ये इतना तजुर्बा भारताकडे रखेगा, विजडम रखेगा कि भाई अपने कमाई का 20वां हिस्सा जो भी आरक्षण के बाहर के 95% 95% लोग हैं उनके लिए ये कंटिन्यूसली त्याग करेगा। कितना बोला बाबा साहब जी ने? 100 रुपए में से 5 रुपए। बाबा साहब ने बोला कि आप लोगों को नौकरियां मिल गई, 100 रुपए में से 5 रुपए कंटिन्यूसली। 50,000 पगार है तो 2,500 रुपए, 1 लाख पगार है तो 5,000 रुपए, 2 लाख पगार है तो 10,000 रुपए। अरे भाई 95 रुपए तू रख, तेरे को अन्य समाज में जाना पड़ता है, तेरा पहराव अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, तेरा बर्ताव अच्छा रहना चाहिए, तेरे को मान सम्मान मिलना चाहिए, इस कारण से 95 रुपए तू रख और 5 रुपए कंटिन्यूसली जो अन्य लोग पढ़े लिखे हो लेकिन नौकरी पर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं, उनके तरक्की के लिए, उनका एजुकेशन, उनकी आर्थिकता, उनकी संपन्नता तेरे बराबरी में लाने का काम तेरे को करना है। क्योंकि तू नौकरी पर इसलिए है कि तू समाज का प्रतिनिधि है। जो नौकरी वाले लोग हैं वो समाज के प्रतिनिधि करके नौकरी पर है। ये सोशल रिजर्वेशन है। हम लोगों ने क्या सोचा है कि मैं बहुत ग्रेट था इस कारण से मैं कलेक्टर बन गया। अरे नहीं ना मां, अरे किसको तो भी लेना था ना यार, इसलिए नहीं ना मैं तेरे को, तो तेरा काम है, तेरे बराबरी के भी इंटरव्यू में थे लेकिन उसमें से तेरी चुनौती की है, किसको तो भी करना था। इस कारण से तूने पीछे मोड़ के समाज की तरफ देखना चाहिए। जैसा कि आमदार होता है, खासदार होता है, वो जनप्रतिनिधि करके विधानमंडल में जाता है, वो लोकसभा में जनप्रतिनिधि करके जाता है। तो वैसा ये पढ़ा लिखा आदमी नौकरी में इसलिए जाता है कि वो समाज का प्रतिनिधि। तो मेरे भाइयों बात ऐसी है कि हमको भी बहुत देर से उसकी साक्षरता हुई है। तो 1999 में जो समाज न्याय पत्र की बात किया बोलकर सर ने, सम्माननीय बोलकर सर ने बोला ना कि समाज न्याय पत्र पेपर निकाला है। बुद्ध जयंती 1999 में अपन ने समाज न्याय पत्र वीकली निकाला है और संकल्प किया कि इसमें बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकर की सोच के अलावा एक शब्द भी नहीं आए। कॉलेज के लोगों ने बहुत मर्तबा प्रयास किया है कि भाई भारताकडे धर को 50,000 की एडवर्टाइजमेंट देंगे, 1 लाख की देंगे, ये दिवाली आ गई है, दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा है वगैरह वगैरह, ये 2 लाख की दे देंगे, दुर्गा देवी की पूजा का कार्यक्रम बता देंगे। मैंने नम्रता के साथ उनको कहा, साथियों को उन्होंने टेस्ट किया, सिंपल सी बात है, कुछ इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने को हर एक मर्तबा में तनख्वाह दिया है, बहुत अच्छी तरह से तनख्वाह मिलता है। तो उन्होंने 50,000 1 लाख रुपए जैसी बात किया। मैंने बोला इसमें 100 करोड़ रुपए भी दिया तो इसमें उसका एक शब्द भी नहीं आएगा, एक शब्द भी नहीं आएगा। फिर अपने दिमाग में सोचा कि इसमें छापेंगे क्या, अपने समाज के प्रॉब्लम छापेंगे, तो समाज के प्रॉब्लम छापना है क्या, तो उस पर रेमेडीज क्या। तो इस कारण से फिर ऐसा करते करते भाइयों आपको प्रतिष्ठान के तरफ मुझे जो मोड़ना है, तो मैं इस आधार पर बता रहा हूं आपको
तो उस जरिए जैसा कि सम्मान्य बोरकर सर ने बताया कि भाई वो जो आधार है न्यूज़पेपर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि मूवमेंट अगर चलाना है तो न्यूज़पेपर होना है, और अपन ने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है तो अपने को मूवमेंट चलाना जरूरी है। ये दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा रहता है, और इस कारण से फिर उसमें छापेंगे क्या, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का लिटरेचर पढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब उसके पहले पढ़ाने अपन ने ऐसी बात नहीं है, तो सीरियसली पढ़ना चाहिए। उसके पहले तो बहुत सारे, मैं जो कॉलेज में लेक्चरर था LRT कॉमर्स कॉलेज में, तो महाराष्ट्र का एक भी ज्ञानी धनी आदमी वहां पर नहीं लाने का मैंने ये नहीं, सभी ज्ञानी धनियों को मैंने लाया। जैसा कि मैंने बोला, चिमनकर साहब भी सम्मान्य डॉक्टर चिमनकर साहब को भी 6 दिसंबर के कार्यक्रम में वहां पर बुलाया। गंगाधर पांतावले जी आके गए, केशव मेश्राम जी आके गए, दामोदर मोरे आके गए, ऋषिकेश कांबळे आके गए, भाऊ लोखंडे आके गए, रूपा कुलकर्णी आके गई, राव साहब दलबे आके गए, वगैरह वगैरह, यशवंत मनोहर साहब आके गए। सभी महाराष्ट्र के 35 साल में 35 लोग LRT कॉलेज में व्याख्यान देने के लिए बुलाए, और कम से कम 40-50 लोग अकोला शहर में अपन जो संगठन चलाई है, जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर प्राध्यापक संगठन हो, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य भोजन कर्मचारी संगठन हो, वगैरह वगैरह काष्ठ संगठन हो, तो कम से कम 40-50 व्याख्याता जो भी लोग हैं ज्ञानी धनी, तो वो शहर में भी बुलाए। तो सभी ज्ञानी धनी लोग लाने के बाद में, बुलाने के बाद में फिर सोचा कि यार अपन क्या काम क्या कर रहे हैं। आपल्याकडे भाई प्राध्यापक है, तो प्राध्यापक संगठन 5 जिलों की निकाला है। पहले 4 ही जिले थे, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, फिर बाद में एक जिला और बढ़ गया उसमें, तो ऐसा करते अमरावती, तो 52 जिला बाद में होगा। तो 5 जिलों की प्राध्यापक संगठन निकाली। उसके पहले महाराष्ट्र राज्य भोजन कर्मचारी संगठन में काम किया, उसके भी पहले डॉक्टर उदित राज जी के और इंडिया कॉन्फेडरेशन में काम किया, महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष करके। और ऐसा होने के बाद में फिर सोचा यार कि अपन कर रहे क्या। जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको मिलता है उनके ही समस्या के लिए काम कर रहे, जिनके वास्तवता में समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे यार पढ़े लिखे लोग हैं, प्राध्यापक है, तहसीलदार है, क्लास 2 है, क्लास 1 है, क्लास 3 है, पढ़ा तो है, तो उनके क्या प्रॉब्लम है। उनका अधिकारी बराबर बर्ताव नहीं करता, उनका इंक्रीमेंट मार किया, उसको सस्पेंड किया, उसको डिसमिस किया, चलो दौड़ो। तो ख्याल में आ रहा है कि यार जो लोगों के लिए दौड़ना नहीं चाहिए, जिन्होंने अपना खुद का प्रॉब्लम बाबा साहब के ज्ञान के आधार पर अपना खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना चाहिए, तो उसके लिए फिर से काम में लग गए उन लोग कर्मचारी लोग। तो ये कर्मचारियों का एक काम है कि जो लोग आरक्षण के पार है, तो उनके लिए अपने काम करना चाहिए। इस कारण से फिर पेपर में क्या लिखना चाहिए, फिर कौन से लोगों के लिए काम करना चाहिए, और उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का लिटरेचर पढ़ते पढ़ते एक लिटरेचर हाथ में आया मेरे भाई, वो है महाराष्ट्र राज्य ने जो भी बाबा साहब के सोच विचार के जो खंड निर्माण किए हैं, जो किताबें निर्माण की, जो ग्रंथ निर्मित की है, उसमें का 18वां खंड जो भी है, 18वें खंड के जो 3 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, वो 3 पढ़ने में आ गए, और वो तीनों खंड में जो प्रतिष्ठान अकोला में आप अपने सब लोगों का खड़ा है, तो उसके बारे में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने सैकड़ों भाषण दिए हुए हैं, वो खंडों में है। और उसी कालावधि में बाबा साहब जी ने मुंबई में आम्बेडकर भवन का निर्माण करने का काम चालू किया। उसके ऊपर बाबा साहब की सोच, उसके ऊपर भाषण। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उसमें क्या लिखा है संक्षिप्त में बताओ, और बाद में अपने फिर से पहले पॉइंट पर आऊंगा, और बहुत ही शांति से आपको जो उसका फार्मूला है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ये काम अपन 100% कर सकते हैं। ये काम जैसा बहुत ही सरल काम, सोपा काम, इजी काम दूसरा कोई नहीं है।
जो बहुत हाइट का काम है समाज के लिए, लेकिन बहुत ही सरल काम है, इजी काम है, कोई तकलीफ का काम नहीं। तो उसमें जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने लिखा है, एक सेंटेंस बताता मैं आपको। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि मैं अपने पूरे समाज के लिए एक खाम का तंबू, एक पिल्लर का तंबू, ये पिल्लर पर, ये खंबे पर, ये पूरा तंबू जो है ना वो रुके हुआ है। ये पिल्लर अगर निकल गया तो तंबू गिर जाए, ये मुझे याद है। बाबा साहब जी कहते हैं इस कारण से भाइयों, बाबा साहब जी कहते हैं इस कारण से भाइयों, ये तंबू को आजू बाजू से तना देना, तान देना, आधार देना बहुत जरूरी है। वो अगर आधार दिया तो ये खंबा भी वहां से निकल गया, वो गिर भी गया, तो भी तंबू कायम रहेगा। अरे तंबू कायम अगर है तो आप लोगों का सर्वांगीण विकास ये तंबू से ही हो सकता है। और वो तंबू है महाराष्ट्र में चले, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि पूरे देश के हर एक जिले में अपने समाज के पसीना के पैसे से हर एक जिले में बहुत बड़ी टोले जंग, ये शब्द बाबा साहब का है, टोले जंग इमारत खड़ी करनी चाहिए। बोधिसत्व आदमी एक इमारत के बारे में बात कर रहे हैं, किसको भी ऐसा रहेगा ये क्या बड़ी बात है, इतना बड़ा आदमी और एक इमारत खड़ी करनी चाहिए। लेकिन भाइयों उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो कनेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, वो समाज के उन्नति के साथ में है। आगे आगे बढ़ने के बाद में ख्याल में आएगा कि ये जो इमारत है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी उसमें कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ये मूवमेंट चला रहा हूं, वो मूवमेंट चला रहा हूं, ये लो पावती, ये फाड़ो पावती, ये लाओ पैसे, मैं अभी ये करने जा रहा, लाओ पावती, मैं वो करने जा रहा, लाओ पावती। बाबा साहब जी कहते हैं समाज गरीब है, अपना समाज गरीब है, हर एक मर्तबा उनको पैसे मांग के उनके ऊपर अन्याय मत कीजिए। इस कारण से हर एक जिले में अपने पसीना के पैसे की बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी चाहिए एक ही मर्तबा, और उसके बाद में जो जो आपको मूवमेंट चलाना है, फिर आर्थिक मूवमेंट हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, एवं राजनीतिक हो, तो वो इमारत के आधार पर आपकी कल्पनाएं जो है समाज के प्रति इतने बढ़ेगी कि आपको किसी के, अपने समाज के गरीब लोगों की पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समाज का डेवलपमेंट आप करेंगे। इस कारण से इतना इंपॉर्टेंट ये तंबू है। तो फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को एक्चुअली क्या कहना है उसके और अपन ने चिंतन किया। फिर चिंतन करने के बाद में फिर सोचा कि बाबा साहब को क्या कहना है, तो ऐसा कहना है। तो ये अपने सोच के फिर अकोला निर्धारित किया कि अकोला शहर में अपने को अभी तक जो भी है ठीक है, गए अपने अनुभव आ गए, अपने को अलग अलग संस्था संगठन में काम करते करते, वो भी कुछ वेस्टेज तो है ही नहीं है। तो इस कारण से फिर 2000 से लेके तो 2004 तक ये मुद्दों पर अपन ने सोचा कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कहा है उसका संबंध कहां कहां आता है, तो कैसी डेवलपमेंट हो सकती है बाबा साहब ने बोलने के बाद में। अपने को फार्मूला तो स्पष्ट होना चाहिए। तो 4 साल तक उसके लिए अपन ने इस मुद्दों को स्टडी किया। तो ये ख्याल में आ गया कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कहा है तो वो अगर अपन ने किया तो 1950 से लेके तो 2004 तक ही ये ख्याल में आ गया कि अगर ये करते थे अपन तो अपने समाज के हर एक जिले के
बाहर के समाज में बह के जाने वाले जो भी आर्थिक ताकत है वो कम से कम 4,000 करोड़ रुपए अपने हर एक जिले में बसते थे और अपने समाज का इंप्रूवमेंट हर एक जिले में 4,000 करोड़ का होता था। 4 साल का पूरे महाराष्ट्र का स्टडी किया। पुण्य समाज के लिए 1950 से लेके तो फॉर एग्जाम्पल 2004 तक तो ये मुद्दा ख्याल में लिया नहीं कि अपन समाज को देना चाहिए, तो वैसा देते आए ना अपन। जयंती आ गई 200 रुपए, धम्मचक्र आ गया 300 रुपए, सामूहिक भोजन करना है 200-300 रुपए, मोर्चा निकालना है 200-500 रुपए वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1950 में ये कहा जो अभी मैंने बताया 20वां हिस्सा देना चाहिए। तो 20वां हिस्सा क्या चीज होती है? हर एग्जाम्पल में अपन ने दिया ना भाई, कर्मचारी लोगों ने दिया ना 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए से लेके अपन ने सोचा है कि भाई 1950 में, 55 में, 60 में क्या तनख्वाह था? 400, 500, 800 रुपए तनख्वाह था। मैं अगर मेरा पासबुक निकालता हूँ 1981 में ज्वाइन हुआ मैं लेक्चरर करके 12 अगस्त 1981 में, तो पासबुक अगर मैं निकालता हूं तो मुझे 950 रुपए, 1100 रुपए तनख्वाह था। उस वक्त 1150 रुपए का तनख्वाह आज का 2 लाख का तनख्वाह है, यानी कम थोड़ी थी, वो भी ज्यादा ही थी। तो वो अगर मैं 20वां हिस्सा देता था वो तो दिया ही नहीं। फिर ये ख्याल में आ गया कंटिन्यूसली दिया नहीं तो क्या दिया है? अरे भाई 200 रुपए, 500 रुपए करके एक साल में मैंने दिए होंगे, 20 पावती पड़े होंगे, एक साल में 20 पावती पड़े होंगे 500 रुपए की। बातों का तो फाड़ते नहीं है, ऐसा समझो दिया है तो 10,000 में 12 महीने के 500 रुपए तो 12 में 6,000 ही गए, 1,000 दिए समझो 12,000 गए, एक साल के 12,000 गए। तो तनख्वाह कितना है नहीं तेरा? 1 लाख रुपए है तो कितना देना था? 60,000 देना था। कितने दिए? 12,000 ही दिए। तो चुराए कितने? चुराए ना मैंने 60,000 में से 12,000 ही दिए, 48,000 रुपए मैंने बाबा साहब के चुराए। पंचशील का पालन कैसा करूंगा? पंचशील का पालन कैसा करूंगा मैं? मेरे को अगर आपने पूछा कि भारत में सर झूठ बोलते क्या, तो नहीं, मूसा वादा वेद मनी शिक्का पदम समाधिया। हाँ 60,000 अरे हाँ क्या नहीं? चुरा, फिर से चोरी का मैंने पालन नहीं किया। चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चलूंगा। इसलिए बुद्ध धर्म का पालन करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया है उसका भी तो पालन करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, ये तो दिए च नहीं। दूसरा क्या क्या मालूम है क्या? 50-60 साल 2004 तक का स्टडी बता रहा मैंने 20वां हिस्सा तो पूरा दिया ही नहीं, वो ख्याल में नहीं लिया। जैसे लोगों ने व्याख्यान करता ने, मैंने वही बोला 35 साल 35 व्याख्याता विद्वान जो महाराष्ट्र की बुलाए ना, एक ने भी 20वां हिस्सा देना चाहिए, एक ही व्याख्याता ने बता नहीं। क्यों नहीं बताया भाई? पढ़ाया नहीं, पढ़ी नहीं क्या? पढ़े, फिर इन ब्रैकेट बताता था, जैसा कि मैं नहीं बताया समाज को 20वां हिस्सा देना चाहिए। क्यों नहीं बताया? तो इन ब्रैकेट में स्वागत में ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो ये बोला ना कि ऐसा गाड़ा चलाओ जो गाड़ा अपने आंख पर ना लौटे, है ना, अपने पर ही ना उल्टे हो। अगर मैं बताता तो लोग मेरे को बोलते कि तुम्हारे 20वें हिस्से का क्या हो गया? मेरे को तो 3 लाख रुपए पगार है। इस तरह से मैं बताऊं 35 साल का रिकॉर्ड में चैलेंज करके नम्रता के साथ में बताया, अकोला शहर में मैंने 35 साल नौकरी किया। मैं खुद होके
LRT कॉमर्स कॉलेज में 35 ज्ञानीधारी लोगों को महाराष्ट्र के नाम उठाओ, उनको बुलाया, शहरों में व्याख्यान लिया, प्रवचन लिया, एक ने भी 20वां हिस्सा देना चाहिए समाज की उन्नति के लिए नहीं बताया। ठीक है, नहीं बताया, हरकत नहीं, अपने लोग हैं। अपने बच्चों ने अगर अपने माँ के पास में बैठ के अगर कुछ ध्यान किया है तो थोड़ी टांग थोड़ी काटते हैं, तो बच्चे हैं। अपने समाज के लिए सब हम लोग, अपन लोग, ज्ञानी लोग सभी जो है वो बच्चे हैं समाज, नहीं बता। लेकिन बात क्या हो गई, ये पैसे तो गए कि नहीं, दिए कि नहीं, दूसरी बात कौन सी हो गई। और हमारे जो भी फंक्शन हो गए, फिर हमारे मैरिजेस होंगे, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हमारे प्रवचन माला होगी, हमारा परिसंवाद माला होगी, हमारा साहित्य सम्मेलन होगा, हमारा कवि सम्मेलन होगा। ये कहां पर हो गए, प्रतिगामियों के मंगल कार्यालय में, प्रतिगामियों के होटल में। हमारे बच्चों के मैरिजेस प्रतिगामी को मंगल कार्यालय। तो वो पैसे इतने बह के गए, बाबा साहब का पगार आ गया और हमने लूट के दे दिया 50-60 सालों में। ते मराठीत म्हणाला, फुकट तंदूर उगवणे नाही, त्याचं काही महत्व नहीं रहा, उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो ये स्टडी करने के बाद में ख्याल में आया कि अगर हम हमारे पैसे भी बचाते, हमारे पैसे भी बचाते, तो 60 सालों में 2004 तक के फॉर एग्जांपल कम से कम हर एक जिले में एवरेजली कम ज्यादा हो सकता है। नासिक जिला बहुत बड़ा है, पुणे बहुत बड़ा है, बॉम्बे बहुत बड़ा है, औरंगाबाद बड़ा है, लेकिन एवरेज ऐसा है कि कम से कम 4000 करोड़ रुपए का काम हर एक जिले में होता था। पैसे बचाते तो, पैसा भी अगर बचता है और हम 20वां हिस्सा भी देते हैं, तो कल्पना कीजिए, कल्पना के बाहर का डेवलपमेंट हर एक जिले में हमारे समाज का होता था। तो क्या होता था और क्यों होता था और क्यों करना चाहिए। 22 प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना, 22 प्रतिज्ञा। वो तो भी बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने बुद्ध और धम्म जो ग्रंथ है ना, तो वो होने के बाद में अंत में अपने को कुछ प्रतिज्ञा दी है, अंत में दी है, बहुत अच्छी बात किया है। तो पूरा बुद्ध और धम्म ग्रंथ पढ़ने के बाद में अंत में बाबा साहब जी बोलते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा करो कि प्रतिज्ञा मैं लेता हूं कि मेरे में बहुत सारे दोष हैं, मेरे में बहुत सारे दोष हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये दोष मैं कम करने का प्रयास करूंगा। अगर वैसा नहीं करते ना, तो बुद्ध और धम्म ग्रंथ पढ़ने के बाद में वो पढ़ने वाले के बुद्ध और धम्म ग्रंथ ही आम में आता था। अब मैं किससे कब नहीं, मैंने तो आपका पूरा बुद्ध और धम्म ग्रंथ पढ़ा है। तो बाबा साहब जी ने हर एक अपनी मानसिकता, अपना मानस शास्त्र जो भी है उसका अध्ययन करते करते सब बता दिया है। तो 22 प्रतिज्ञा है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं ईश्वर नहीं मानता, गौरी गणपति की पूजा नहीं करता, वगैरह वगैरह है ना। यहाँ पर प्राध्यापक भारताकडे आके बहुत बड़े जोर शोर से भाषण दिया और बोल रहा है कि बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानना चाहिए, बुद्ध ये अवतार है, ये मेरे को पसंद नहीं है, वगैरह वगैरह जो भी है, गौरी गणपति की मैं पूजा नहीं करूंगा, ऐसा करो मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए पूजा, ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। यह हमारे बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है ना भाई। भाषण तो देते हैं ना, दूसरे दिन भाषण में क्या करता मालूम, आज भाषण दे दिया कि दूसरे दिन में बच्चे को लेकर अभी पता मोरकर संडे वगैरह पता, बच्चों को लेता, बच्ची को लेता, या पोती को लेता, पोती को लेता, भाई को लेता, बहन को लेता, जो भी है वो चलो स्कूल में। किसके स्कूल में जा रहा है, प्राध्यापक भाषागढ़ को पूछेगा किसके स्कूल में जा रहा, मैं जा रहा ना वो भारत विद्यालय में, मैं जा रहा ना वो न्यू इंग्लिश में, मैं जा रहा ना न्यू ईरा में, मैं जा रहा ना मोहिनी खंडेलवाल में, मैं जा रहा ना नूतन हिंदी में, मैं जा रहा ना बिहार हाई स्कूल में, मैं जा रहा नूतन हिंदी हाई स्कूल में। वो पूछेगा कल तो भाषण जोर शोर से दिया, हाँ वो किसकी है, प्राध्यापक भाषागढ़ के बाप की स्कूल है जो वो आईएसएस की स्कूल है। हर एक जिले में, महाराष्ट्र के हर
कॉलेजेस और कॉन्वेंट ये आरएसएस वादियों के हैं। क्या होता है वहां पर? ये बच्चों पर संस्कार वहां जाने के बाद में गौरी गणपति की पूजा, अभी देखिए इधर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अकोला शहर में हर एक हाई स्कूल में गणपति बैठे हैं, देवी देवता बैठते हैं, उनको छुट्टियां दी जाती है, उनकी आरती वहां पर बच्चों से कहलाया जाता है। तो कौन से संस्कार कर रहा मैं? और ऊपर से बात क्या करता मैं फिर से, हमारा बौद्ध समाज इतना बड़ा है कि ब्राह्मणों की बराबरी करता है, ब्राह्मणों की बराबरी करता है। अरे कहां पर पढ़ा है तू? ये कॉलेज का एजुकेशन नहीं ले जा, तो किसके यहां पर पढ़ा है? अभी आरएसएस वादियों के पूंजीपतियों के कॉलेजेस। अच्छा पढ़ा है भाई, बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मणों की बराबरी करता है। उसके बाद नौकरी करता है, हाँ कहां पर नौकरी कर रहा है? कटोरा लेके कहां पर जा रहा है नौकरी मांगने के लिए? अपने समाज का हर एक जिले में, हर एक समाज की कॉन्वेंट नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है। समाज का अपने अपने पेट पालन के लिए निकाले बात अलग। तो ये स्वाभिमान, बौद्ध समाज स्वाभिमानी है। डिपेंड रहने वाला कोई भी स्वाभिमानी नहीं हो सकता, दूसरों पर निर्भर रहने वाला कोई भी स्वाभिमानी नहीं रह सकता। इसलिए 60-70 सालों में समाज का स्वाभिमान जो वास्तवता में निर्माण होना चाहिए वो निर्माण नहीं हुआ। और अभी अपने हाथों में 10-15 साल है, 10-15 सालों में अगर अपन ने वो काम नहीं किया, 10-15 साल में अगर अपन ने वो काम नहीं किया, मैं बहुत ही नम्रता के साथ में और बहुत संयम के साथ में आपको ये बता रहा हूं, 15 साल के बाद में स्पष्टतः चातुर्वर्ण समाज व्यवस्था के अंतर्गत ये पूरी जो समाज व्यवस्था है वह नेचुरली पोजीशन में आ जाएगी। नेचुरल पोजीशन क्यों बता रहा हूं मैं? धीरे धीरे अपने सभी जो घटक हैं, समाज मूवमेंट के घटक शांत होने जा रहे हैं, आर्थिक मूवमेंट के घटक शांत होने जा रहे हैं, आंदोलन करने वाले शांत होने जा रहे हैं, राजनीति के घटक अलग अलग पिंडालों में जा रहे हैं। और इस कारण से ऑटोमेटिकली अभी अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि नेशनलाइजेशन पहले होता था, अभी प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है। इस कारण से भाइयों, छोटी सी बात है, प्रतिष्ठान नाम की छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा तंबू संभालने की ताकत वो अपने प्रतिष्ठान में है, अपने इमारत में है। ख्याल में रखिए, जो आदमी, जो मूवमेंट, जो संगठन छोटी बात है इसलिए ये समझ के उसको बाजू में हटा देता है, तो समझ जाना वह व्यक्ति, वह आंदोलन, वह संगठन बड़ा काम नहीं कर सकता। अपने बच्चों के लिए पहले नर्सरी से लेके तो 10वीं तक जो परिवार ख्याल नहीं देता, समझ जाना कि ऊपर का एजुकेशन बच्चों का धोखे में आ जाएगा। इसलिए छोटी सी बात पर अपन ने पहले ख्याल देना चाहिए। ये छोटी सी बात है प्रतिष्ठान की, लेकिन बहुत बड़ा तंबू संभालने की ताकत उसमें है। तो क्या बात है, फिर अपन ने सोचा कि अकोला में निर्माण करना चाहिए। तो कैसा निर्माण करना चाहिए, तो उसके कुछ संकल्प किए उन्होंने। ये बात है 2004 की, 4 तक का स्टडी करने के बाद में फिर 4 में डिसाइड किया कि अपने को अपने समाज का सर्वांगीण विकास अगर करना है तो अकोला शहर में एक मॉडल करके अपने को बहुत अच्छी इमारत बाबा साहब के नाम की, और समाज के मालक समाज रहेगा उसके अधिकार की एक इमारत यहाँ पर निर्माण करके, और जो इमारत के आधार पर एजुकेशनल, आरोग्य के संदर्भ में, उसके बाद में एग्रीकल्चर के संदर्भ में, उसके बाद में फिर एजुकेशन में सब आ गया, एकेडमिक एजुकेशन आ गया, लॉ एजुकेशन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, इंजीनियरिंग आ गया, वगैरह सब आ गया। और अपना समाज खुद के पैर पर कैसा खड़ा हो जाएगा, ये आधार पर, ये इमारत के आधार पर अपने को सोचना है।
तो कैसी बांधेंगे? अभी जैसा कि सदमाननीय बोलकर सर ने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। अकोला शहर के बहुत बड़े बड़े स्टेट ब्रोकर, उनको ख्याल में आएगा कि भाई ये लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, तो बोल रहे कि सर 2 एकड़ का ओपन स्पेस है, आपके संस्था के नाम पर कर देते, ये गवर्नमेंट की 1 लाख जमीन है, संस्था के नाम पर कर देते। ऐसा पूरा बताने के बाद में 2-4 महीने उनसे चर्चा वगैरह खुद होके आते थे, तो अपन ने संकल्प किया था, उनको नम्रता के साथ बताया, अपने को फुकट में कुछ भी नहीं लेना है। ये 50-60 साल में जो भी लिया हम लोगों ने, जो फुकट मिल गया उसका वैल्यू हमको नहीं रख दिया है, उसकी कीमत हम लोगों ने नहीं की भाई। इस कारण से अभी तुम्हारा फुकट में नहीं होना चाहिए, अभी फिलहाल में तो भी नहीं होना चाहिए, उनको बेकार भी नहीं लगे, इस कारण से अपन ने बताया। और फिर अपन ने संकल्प किया कि अपने समाज का ये होना चाहिए। समाज का होने के लिए क्या करना है? समाज का प्रतिनिधित्व उसमें आना चाहिए। नहीं तो आपको पता है, लोग संस्था निर्माण करते, क्या करते? अपने नजदीक के लोग 7 लोग, 9 लोग, 11 लोग, 15 लोग इकट्ठा, संस्था रजिस्टर करने के बाद में फिर 7 लोगों की अगर संस्था है तो 8वां कभी उसमें नहीं आएगा, 8वां कभी नहीं आएगा। केवल भाई मैं मेरे को लो ना सदस्य, बोलते नहीं, मन में बोलता है कि अभी ये रास्ते से नहीं आना है, फिर वही घर के लोग जो भी है वो, तो इसका अपन ने पहले स्टडी किया, आपको ऐसा ही बात नहीं बता रहा, इसका महाराष्ट्र का स्टडी किया, आपके ख्याल में आएगा। महाराष्ट्र के हर एक जिले में सबसे ज्यादा चैरिटेबल संस्था कम्युनिटी वाइज किसकी होगी? तो बौद्ध समाज की है, और सबसे ज्यादा बंद संस्थाएं किसकी होगी? तो बौद्ध समाज की। निष्क्रिय संस्था किसकी होगी? तो बौद्ध समाज की। तो ये पहले स्टडी किया आपने, फिर संकल्प किया अपने लोगों की तरफ अपने को जाना है। फिर लोगों की तरफ जाने के बाद में अपने को उनको बताना है कि भाई अपने को ऐसा ऐसा काम करना है, ये बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है, और वो इमारत के आधार पर अपने को समाज की जो भी डेवलपमेंट है वो डेफिनेट अपन करना चाहते हैं, और हो जाएगा ये, और ये अपना सबका होना चाहिए, इसलिए आप उसमें मेंबर होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, बौद्ध है तो मेंबर बनना चाहिए। तो ये करने के लिए लोगों के पास अपने को जाना है, जहां पर भी करना है। मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ही सरल काम है, बहुत ही अच्छा काम है, भारी काम बिल्कुल नहीं, भारी काम बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब है, इसके पीछे लॉजिक है, मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, आपको पसंद पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ऐसा कोई काम नहीं रखा है अपने लिए कि जो अपने को भारी पड़ेगा। सभी भारी भारी काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पहले ही किया है, उनको मालूम था। ये लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, अपने लिए हिस्ट्री 60 साल के, पिछले 60 साल के है बाबा साहब जाने के बाद। ये हमारा समाज भारी काम कुछ भी कर नहीं पाएगा, इस कारण से बाबा साहब आम्बेडकर जी ने पहले ही अपने को जो करना था वो पहले ही भारी काम करके रखा। प्रतिगामियों से 2 हाथ कर सकेंगे क्या वो? बाबा साहब ने कर दिया। वो फिर नेहरू हो, वो गांधी हो, वो शास्त्री हो, वो पटेल हो, सबके साथ में 2-2 हाथ कर डाले। उनको मालूम था कि ये बाद में नहीं कर पाए, हम लोग नहीं कर पाए, ये लोगों की उन्नति के लिए बाद में नहीं कर पाएंगे। इस कारण से मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो भी है उसमें जाना है, बाद में नहीं कर पाए। भाई धम्म क्यों लेना चाहिए दूसरा, बाद में नहीं कर पाएंगे, अभी मेरे को रास्ता तैयार करना है। तो सभी भारी भारी काम जो दूसरों के साथ में संघर्ष करके करना है, एक ही संघर्ष नामांतर का किया आपने तो क्या हाल हो गया। एक ही नामांतर का संघर्ष उसके बाद में किया आपने,
नाम विद्या, एक विद्यापीठ को नाम देने के लिए 14 साल लगा है। उतना संघर्ष अगर अपने समाज अगर करता है तो महाराष्ट्र में 10 विद्यापीठ अपन निकाल पाते थे। 10 विद्यापीठ अपने खुद के बलबूते पर निकाल पाते। समाज की ताकत जो भी है, अभिमान बन पाया अपना, इंपॉर्टेंट बात क्यों। और इस कारण से बाबा साहब जी ने सभी बड़ी बड़े जो भी कुछ कामें हैं वो सब कर डालते थे। फिर बाबा साहब जी ने बहुत ही सरल काम अपने लिए रखा है कि भाइयों, अब ये बहिर्गत संघर्ष था बाबा साहब का और साथ में अंतर्गत संघर्ष भी था। तो बाबा साहब जी ने अपने लिए सिर्फ अंतर्गत संघर्ष रखा है। अपने लिए अपनी खुद होके, अपने लिए अपने खुद होके संघर्ष करना। किसके लिए संघर्ष करना है? अपने लिए करना है, अपने उन्नति के लिए करना है, दूसरे की उन्नति के लिए नहीं करना है। और अपने लिए अपनों से संघर्ष करना चाहिए, दूसरे से संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, एजुकेशन दे दिया है, आरक्षण दे दिया है, स्वाभिमान दे दिया है, तत्व ज्ञान दे दिया है, बुद्ध दे दिया है, बुद्ध पुलिस अम्बेडकर दे दिया है। अभी उनके आधार पर अपनी डेवलपमेंट अपने को करना है। कोई प्रतिगामी से अपने को जाना है क्या मांगने के लिए? कौती फाड़ बाबा ये लाइफ मेंबर हो जाएगा, अपने लिए वहां आते हैं सब प्रतिष्ठान पर आते कि भाई हम मेंबर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। वहां पर कुछ हनुमान का कुछ पत्र लगाना है क्या? आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। वाल्मीकि समाज के आते हैं, मातंग समाज के आते हैं, कुंभी समाज के आते हैं, तेली समाज के आते हैं, अलग अलग पिछड़े समाज के आते हैं। शादी में उनका कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अज्ञानता बहुत जबरदस्त भरी है उनमें। अभी भी वो ब्राह्मणों के गुलाम बने हैं। हम लोग नहीं है ब्राह्मणों के गुलाम, हम किसी के गुलाम नहीं है। बाबा साहब ने पूरी आजादी दिया हम, फिर आजादी के साथ में हमको अपनों से संघर्ष करना है। और कैसा संघर्ष करना है? बंधुत्व के नाते पर करना है, अपने लिए खुद के लिए करना है, सबके लिए करना है। तो कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल नहीं बोलता है। और इसलिए बाबा साहब ने अपने लिए सरल सरल काम रखा है। फिर आवश्यकता काय की है? सिर्फ काम करने वालों की प्रामाणिकता। काम करने वालों की प्रामाणिकता है, नम्रता है, आचार विचार उच्चार है। अपने लोगों से अन्य लोगों की तरफ करेंगे ना, प्रॉब्लम आए तो हाथ, अन्य आदमी अपने से टकराते नहीं है। इनफैक्ट अपने संघर्ष में आता ही नहीं हो, अपन अपनों में संघर्ष कर रहे हैं। अपने को अपने आदमी को ही मांगना है, क्या के लिए मांगना है? उसके डेवलपमेंट के लिए और अपने खुद के सबके डेवलपमेंट के लिए। बाबा साहब की फिलॉसफी के आधार पर। और काम करने वाला क्यों करेगा? वो बाबा साहब का अनुयायी है। और बाबा साहब का अनुयायी कौन होता है? बाबा साहब का अनुयायी कौन है? बाबा साहब के अनुयायी वह लोग हैं जो पंचशील का पालन करते हैं। वह नंबर 1। अब पंचशील आ गया, उसमें आ गया मुद्दा, उसमें वो मुद्दा है। लेकिन पंचशील देने के बाद में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 22 प्रतिज्ञा क्यों दी है? वास्तवता में उसमें आती है, 22 प्रतिज्ञा भी आती है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को मालूम था कि मेरा समाज अज्ञानी है, मेरा समाज थोड़े से ज्ञान लेने के बाद में चतुर भी बन सकता है। जैसे कि बाबा साहब ने बोला ना, पढ़ाई दुधारी तलवार है, ज्ञान दुधारी तलवार है। एक आदमी ने थोड़ी सी भी समझे ये कर लिया तो उसके आंग में आता ना। जैसा कि मैंने बोला ना, बुद्ध और धम्म ग्रंथ पढ़ लिया मैंने, अब मैं किससे कम दे? अरे ऐसा होगा, इसलिए बाबा साहब ने बोला प्रतिज्ञा डालो हाथ कि मेरे में दोष असंख्य है, मैं वो नष्ट करने का प्रयास करूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करूंगा। इस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी अपने को पंचशील दिया है, तो बाबा साहब जी को मालूम था कि ये दुधारी तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कारण से फिर से बताया, अपने कमाई का 20वां हिस्सा देना चाहिए। वास्तवता में पंचशील पालन करने वाले को उतना विजडम तो आना ही चाहिए, लेकिन डबल से बताना पड़ेगा। बड़ा
हिस्सा देना चाहिए। फिर वही पहले जो मुद्दा मैंने यहाँ पर बताया है कि 20वां हिस्सा दिया है कि नहीं, पूछो तो हाँ नहीं करेगा तो वहां पर पंचशील उसका डगमगाएगा। इस कारण से बाबा साहब का अनुयायी कौन? जैसा कि एखादा विद्यार्थी एमबीबीएस होता है, एखादा बीए होता है, एमए होता है, एमएससी होता है, उसको पूछते हैं कौन, क्यों भाई कितना परसेंटेज मिला है? एक बोलता है सर 80% मिला है। दूसरा क्या बोलता है? सर मेरे को 45% ही मिला है। तीसरा क्या बोलता है? सर मैं बाउंड्री पर पास हो गया, 35% ही मिला है। चौथा क्या बोलता है? सर मैं फेल हो गया। देखिए वो पढ़ाई का अनुयायी कितने परसेंट का है? एक 75% का है, दूसरा 40% का है, 35% का है, और फेल है वो अनुयायी बना नहीं पूरा। चल भाई फिर से परीक्षा दे, फिर से परीक्षा, अनुयायी नहीं बना पूरा तो उत्तीर्ण नहीं हुआ, फिर से परीक्षा दे दे, रिपीट कर ले। और ये अनुयायी 35% वाला है, अच्छा थर्ड क्लास तो 40, 45, 50 बाउंड्री पर सेकंड क्लास है, तू 75, अच्छा ठीक है फर्स्ट क्लास है, मेरिट के बाद तक पहुंच गया है। तो अनुयायी की डेफिनेशन भी बननी चाहिए कि कितने परसेंट का प्राध्यापक भारताकडे अनुयायी है, कितने परसेंट का प्राध्यापक भारताकडे बाबा साहब का अनुयायी है। अरे भाई पंचशील हाँ, 20वां हिस्सा फेल, चल फिर से परीक्षा दे। 20वां हिस्सा फुल दे रहा है कंटिन्यू। कितने साल नौकरी किया? 35 साल। कितने पैसे बाबा साहब ने दिया? 4 करोड़। कितने होते 20वां हिस्सा? 20 लाख दिए क्या? हाँ पता हिसाब। अरे 35 साल की नौकरी का एक पन्ने पर तो हिसाब आता रहता है। 35 साल की नौकरी का एक पन्ने पर हिसाब आता है, तो वो सच्चा अनुयायी है। डॉक्टर बाबा साहब जी का कोई भी लिटरेचर पढ़िए मेरे भाइयों, कोई भी पढ़िए, बाबा साहब जी ने क्या सेंट्रल पॉइंट रखा है। आपने पढ़ा भी होगा, जो त्याग करता है वो धन्य है, ये डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के शब्द है। त्याग करने वाला धन्य है, बोधिसत्व बताता है, त्याग करने वाला धन्य है, बाकी धन्य नहीं है। सब स्वार्थी अपने उड़ा रहा है, पूरा थप्पी के ऊपर थप्पी लगा रहा है। पहली बात तो एक ख्याल में रखना चाहिए कि त्याग करने वाले का नुकसान कुछ भी नहीं होता। जो भी त्याग करता है उसका नुकसान बिल्कुल नहीं होता। त्याग नहीं करने वाले के नुकसान होते रहते हैं। ये जो विवेक बुद्धि के आधार पर चिंतन करने के बाद में और वास्तवता में वर्तमान स्थिति ख्याल में लेने के बाद में अपने ख्याल में आएगा। लेकिन ये अपने समाज को, ये अपने को बताना पड़ेगा, नम्रता से बताना पड़ेगा। और इस कारण से भाइयों, बाबा साहब का अनुयायी कितने परसेंट का है, ये हर एक ने खुद ही समझना चाहिए। कोई पूछेगा नहीं, इसका दिल का को दुख है, मेरे को खुद ही मालूम है मैंने कितना त्याग किया है। आपने पूछा भी तो मैं कैसे ही बताऊंगा? बताने वाले 100 में से एक होगा। ये सिंपल सी बात है, ये लॉजिक है। इसलिए खुद ही अपने यही पक्षी को खुद ही जानो भाई क्या है। तो इस आधार पर 20वां हिस्सा और पंचशील की जोड़ है, और तीसरी जोड़ है 22 प्रतिज्ञा, 7 में। ये तो पंचशील भी पालन कर रहा है, किसका मन नहीं दुखना चाहिए, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ला रहा है, गणपति के साथ में वहां पर डांस भी कर रहा है। इसलिए 22 प्रतिज्ञा, पंचशील और 20वां हिस्सा, इसका पालन करने वाला डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी का अनुयायी है। खोजन भर्ती का काम की क्या है? और इस कारण से फिर अपन ने स्टडी करके वो काम में लगे मेरे भाइयों, और समाज इतना अच्छा है अपना, अपन सब लोग बहुत अच्छा है, बहुत आदर्श समाज है अपना। पहला सेंटेंस में फिर से दोहराता हूं, बहुत आदर्श समाज है ये। अंतकरण से, मन से अपने हर एक आदमी के पास जाइए, ये बताइए कि ऐसा ऐसा करना है, वो आदमी कभी भी अपने को लौटाएगा नहीं पीछे।
ना नहीं बोलेगा तो मांग रहे क्या अपन उसका हक दे रहे हैं उसको। तो ये जो करोड़ों अब्ज रुपए का काम होने जा रहा है भाई, उसका तू मालक मेंबर बनने वाला है। अब जैसा कि मैंने आरएसएस के कॉलेज में काम किया, मैं अगर बोलता रहा उनको कि मेरे को लाइफ मेंबर बनाते क्या, कितनी लाइफ मेंबरशिप, 2000 रुपए, मैं 1 लाख रुपए देता ना, ये पूरा पगार का पगार ही देते ना साहब आपको मेरे को लाइफ मेंबर। तो मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग लेके मेरे को पता भी नहीं चलता था कि मेरे को सस्पेंड किया जाता, इसकी नजर हमारे संस्था पर। देश में कोई किसी को लाइफ मेंबर नहीं बनाता, पहली बात कर रहे। अपन अपने लोगों को पूरा मान सम्मान दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, उसको मालिक बना रहे हैं और उनको बोल रहे फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए लाइफ मेंबरशिप है, एकदम नहीं आते हैं हमको, मन पे पगारदार भी एकदम नहीं दे सकते, एकदम मालूम है वो भले अपन बोल रहे हैं, हम लोग को मालूम है उसको भी अड़चन है, तो उसकी अड़चन है वो समझ सकते हैं ना। तो फिर हम लोग अपन ने क्या क्या मालूम है क्या, 2004 से फिर काम स्टार्ट किया सर, फिर तारे साहब, इंग्लिश सर वगैरह, बोरकर सर वगैरह ऐसे लेके हर एक के घर को लिस्ट, आज भाई ये 5 लोगों के घर को जाना है, ड्यूटी समाप्त होने के बाद 5 बजे कॉलेज समाप्त हो गया, इनके भी ऑफिस वगैरह बंद हो गए, चलो भाई कॉलेज में से निकले, घर को जाने का कुछ काम नहीं है, चलो अब समाज की ड्यूटी चालू हो गई। तो अपने बैग उठाया, 5-10 लोगों की यादी किया, अपने पास जाना है, अपने आदमी के पास में उनको बताना है, आधा घंटा पौन घंटा जाएगा, एक व्यक्ति को जाने दो भाई, तभी तो घर को जाके जाएंगे ना। तो हर एक व्यक्ति को पास में जाके 500 लोगों में से एक आधी व्यक्ति डायरेक्ट 5,000 दे सकती थी, 500 लोगों में से परसेंटेज देखिए आप। और फिर सर इतना तो 5,000 एकदम नहीं होता, कोई किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि अपनी उम्र 40, 45, 50 साल के होने के बाद में उतना अपना हर एक का काम भी रहता है, अटैचमेंट भी रहता है, इसलिए उनको बताने के बाद में सर हर एक महीने में मैं 1,000 रुपए देता, कोई बोलता हर एक महीने में 500 रुपए देता, हर एक महीने में मैं 200 रुपए देता, रिक्शा वाला हर एक महीने में, उस वक्त की बात बता रहा 2004 के बाद। आपको हर एक आदमी कम से कम 5,000 अगर लाइफ मेंबरशिप रखी है तो कम से कम 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में तो दे सकता है। लेकिन उस वक्त 5,000 रुपए के लिए 2-2 साल एक व्यक्ति की तरह हमको जाना पड़ा, बिल्कुल जाते थे। वो 200 रुपए देता था, लेकिन 15 किलोमीटर पेट्रोल डाल के 2 गाड़ियां पर पेट्रोल ज्यादा जाएगा, लेकिन उसका टैक्स आना चाहिए। ऐसा करते करते भाइयों, और आज तक 5,500 लोग महाराष्ट्र के 5,500 लोग प्रतिष्ठान के लाइफ मेंबर है। देश में इतनी संख्या की कोई भी चैरिटेबल संस्था नहीं है अपने पूरे देश में, ये जवाबदारी के साथ बता रहा हूं। 5,500 लाइफ मेंबर पूरे देश में कोई चैरिटेबल संस्था में नहीं है। पंजाबराव देशमुख की शिवाजी शिक्षण संस्था बहुत मेंबर किए थे, लेकिन वो जाने के बाद में कंट्रोलिंग गया तो फिर नीचे आते हुए लाइफ मेंबरशिप पर बैन लगा। रयत एजुकेशन संस्था पश्चिम महाराष्ट्र की भाऊराव पाटिल साहब बहुत मेंबर थे, लेकिन जाने के बाद में नीचे आके गुजरने के बाद में अब 1,000-1,200 लोग हैं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुत सारे मेंबर हुए थे। बाबा साहब जाने के बाद में क्या ग्रहण लग गया आपको तो सबको मालूम, इसलिए अपन लोग डिसाइड करते कि आओ अभी लाइफ मेंबर बनने का सिलसिला चालू है, हजारों लोग नहीं लाखों लोग आओ, लाखों लोग आ जाओ, यहां पर दरबार खुला है, आपका है ये 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, जिसके पास में पूरी मूवमेंट की जो भी तमन्ना है, भागदौड़ करने की ताकत है, त्याग करने की ताकत है, समय देने की ताकत है, वो संभालेंगे ना, अपन क्या चिंता करते। तो इस कारण से मेरे भाइयों फिर ये सिलसिला अपने चालू करके आज भी लाइफ मेंबरशिप चालू है। आगे लाइफ मेंबरशिप करते समय एक फार्मूला आपको बताता हूं नम्रता के साथ में।
किसको भी बेकार बोलना नहीं, कोई सद्गुण का पुतला नहीं है। कोई 75% मिलाने वाला, वो 35% मिलाने वाला, फेल होने वाला, वो क्या है, उसके पास सद्गुण नहीं है क्या? उसने कंसंट्रेट नहीं किया, उसने स्टडी के लिए अपने को खुद को झोंक के नहीं किया। उसमें ये 12 घंटे स्टडी करता था, ये बेचारा 1 आधा घंटा स्टडी करता था, बाद में कबड्डी खेलने को जाता था। इसका ब्रेन उधर लगा उसने, वो अगर ब्रेन लगाता तो इसको भी 75-80% मिलते थे। इसलिए वो कुछ दुर्गुणी है। सामाजिक काम करते समय अपन लोगों का ओपिनियन आपको बता रहे हैं, देखिए उस पर सोचिए। किसको भी बेकार बोलना नहीं, वो बेकार है, उसके पास मत चलिए, वो बराबर नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो उसने उसके साथ झगड़ा किया है, उसके साथ झगड़ा किया है, बिल्कुल नहीं। हर एक कोई अपना आदमी है, हर दूसरे की ताकत नहीं है। ये तो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के जूते उठाएंगे और अपने को दूसरा मारेंगे। दूसरों की ताकत नहीं अपने को बेकार बोलने की। अपने आदमी को संभालो, अपना हाथ एक हजार मरतबा बेकार बोलेगा अपने को, उसको बोले यार चलो अपन भाई है। आज अगर उसको अपने अच्छा बोला, एक ने बोला भी कि भाई मेरे से नहीं, डायरेक्ट तो आपको नहीं बोलेगा कि मैं मेंबर नहीं बनता, लेकिन ये बोलेगा कि मैं देखता, मैं सोचता, मैं आपको फोन करता, बाद में बताता, आपको बुला लेता, नहीं तो मैं आ जाता, तो ठीक है बोल के बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोल। और उसका जिक्र किसी के बात में नहीं करना है कि भाई उसने हमको वापिस लौटाया, वो आदमी आप बोल रहे थे बराबर है, वो बेकार है वगैरह, बिल्कुल नहीं है। वही बोलना है हाँ ठीक है वो देंगे, उन्होंने बोला है देता करेंगे। आपको ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा कि 1 आधे साल के बाद में, 2 साल के बाद में आप 5,000 मांगने वाले थे, वो ऐसा आ जाता है मेरे भाइयों, आपका पूरा काम देख के वो बोलता है कि सर मेरे 2 लाख रुपए डोनेशन लीजिए, मेरे घर के 4 लोगों पे 20,000 लाइफ मेंबर लीजिए, मेरी गलती हो गई सर, आपको लौटा दिया। अपना आचार विचार और उच्चार अपने लोगों की बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अंतकरण से होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। और फिर देखिए आज अपना प्रतिष्ठान, अपना सबका प्रतिष्ठान जो भी है वो ऐसा है कि लोग हर एक संडे को रोजाना सैकड़ों लोग आके वहां पर लाइफ मेंबर बनने जा रहे हैं, फोन करके पैसे भेज रहे हैं। और इतनी बहुत अच्छी बात है, एक ऐसा मालूम है जो किसान मेहनत से अपनी खेती करता, उसकी ऊपर देखिए, और वही भाई दूसरा भाई कोई खेत बाजू में रख के वो घर में सोते रहता है, वही दर्जा की खेती, उसमें जाता नहीं, उसमें काम नहीं करता, ख्याल नहीं देता, तो इसको 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान होता है तो दूसरे को 1 क्विंटल भी नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है? काम हाथ में लेने के बाद में किसने भी बोलना चाहिए, अरे साहब मेश्राम साहब दिख रहे, अरे प्रतिष्ठान के लिए जा रहे हैं, अरे ताहिर साहब दिख रहे, अरे प्रतिष्ठान के लिए जा रहे हैं, अरे और निकले घर से प्रतिष्ठान के लिए जा रहे हैं। नहीं तो आज निकले, 8 दिन घर में बैठे, 9वें दिन में गए, लोग वैल्यूएशन कर डालते, इनसे काम नहीं होता। पूरा जैसा कि पटेलों की सालदार की महीनदार की किया, पटेलों की अपने लोगों ने, अपने पूर्वजों ने जो सालदार की महीनदार की किया, जो लगन से काम करते थे, तो अपने समाज के लिए अपने सालदार की महीनदार की करना चाहिए फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि बाबा साहब ने अपने को दिया। अपने सालदार की महीनदार के पैसे किसने दिया है, कौन दे रहा है? बाबा साहब दे रहे हैं। फिर इस कारण से अपन ने समाज के लिए जो भी करने वाले हैं, और मेरे भाइयों इसमें चलो अपन 10 लोग काम में लग जाएंगे पहले दिन से ही, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। एक आदमी अगर कलदार निकला, रोजाना भागदौड़ करने वाला, रोजाना भागदौड़ का एक आदमी
तो गुरुत्वाकर्षण ऐसा कार्य होता है कि उसके अगल बगल में लोग जुड़ते जाते हैं। हाँ, लेकिन एक आदमी कायम रहना चाहिए और ऐसा करते करते आजू बाजू के लोग जुड़ जाते हैं और ऐसा करते करते लोग बोलते हैं कि अरे ये टीम की टीम डालो। आज प्रतिष्ठान में आवाज देने के बाद में एट ए टाइम 200-300 लोग वहां पर आते हैं। आवाज देने के बाद में काम देख के आवाज देना चाहिए। बगैर काम का आवाज दिए तो टाइम वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज है। इस कारण से जैसा काम पड़ा वैसा लोग काम में लगाना चाहिए। इसलिए ये फार्मूला जो भी है वेरी कंटिन्यू काम करना चाहिए, अपने शब्दों पर बैलेंस रहना चाहिए, किसी को बेकार नहीं बोलना चाहिए। एक दिन क्या डिसाइडेड आवर जो भी है 5 बजे से निकल के रात के 11 तक, तो 5 बजे निकलना ही चाहिए। तो ये अगर कंटिन्यू रखिए मेरे भाइयों, समाज भला ही गरीब है लेकिन बहुत अच्छा समाज है, आदर्श समाज है। ऐसे प्रतिष्ठान बहुत खड़े कर सकते हैं अपन। हमारी ताकत अगर 5,500 लोगों तक गई, आपकी इफिशियंसी अगर काम में लाई आपने, आपकी कार्यक्षमता अगर काम में लाई, आपकी मॉरलिटी अगर काम में लाई, आपकी नैतिकता अगर काम में लाई, तो हो सकता है हमको 20 साल हो गए, आप 2-3 साल के अंदर 20,000 लाइफ मेंबर बना सकते हैं। कोई किसी की ताकत नहीं अपन डिसाइड कर सकते, नहीं ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। किसके पास में कौन सी ताकत होगी कुछ पता नहीं, सिर्फ मन पर लेना चाहिए मेरे को ये करना है, मतलब करना है। हम क्योंकि लोग हंसते थे, हमको भी लोग हंसते थे, हमारे पीछे हंसते थे, हमारे कान पर वो आवाज आता था। कभी कभी हम पर भी लोग हंसते थे। 1 लाख रुपए कभी गिने क्या, करोड़ों की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अपने लोग हैं, कुछ बात नहीं है। तो उनके ऊपर अपने बहुत ही करुणा से उनको पेश आना चाहिए। वो मिलने के बाद में लाइफ मेंबर को जैसा बर्ताव देते जो प्यार से, उससे भी ज्यादा अच्छा बर्ताव उससे देना चाहिए। जितना प्यार करेंगे अपन, जितनी करुणा से प्यार करेंगे, उतना समाज जुड़ते जाएगा। और जहां पर एक आधा व्यक्ति अपने से बहुत टूट रहा समझा, समझ गए अपने को बहुत टूट गया वो, तो समझ जाना कि मेरी कुछ गलती है अपने समाज के बारे में। इसलिए भाइयों, बाबा साहब का अगर सच्चा अनुयायी अपन है तो जो भी काम हाथ में लेंगे वो 100% पूरा होने वाला है, बिल्कुल ब्रेक नहीं लगता। एक आधा जिला ऐसा होगा कि भाई वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाए, उतने आचरण का पालन नहीं कर पा रहे, इस कारण से हो सकता है कि उनको 500 लोग मिले। कार्य क्षमता का फल है, 12 घंटे का फल अलग है, 2 घंटे का फल अलग है, 4 घंटे का फल अलग है। जैसा कि स्टडी का मैंने उदाहरण दिया, ये काम के लिए जितना समय दोगे और जितना ये नम्रता का, प्रामाणिकता का, त्याग का, ट्रांसपेरेंसी का जितना पालन करोगे, ऐसा प्रतिष्ठान भद्रावती में, चंद्रपुर में 5 साल के अंदर, ये कुछ भी बड़ी बात नहीं है। हमको कभी कभी हंसी आती है, 150-200 करोड़ का काम आज कम से कम 3-4 हजार करोड़ का काम होना था अभी तक का। लेकिन अन्य समाज की 200-300 करोड़ की एक की प्रॉपर्टी है, अन्य समाज में एक की 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो अपना समाज गरीब है तो अपने को संभालना बहुत ही आवश्यक है। तो अपने लिए भाई 150-200 करोड़ ठीक है, चलो बढ़ते जाएंगे आगे। और तो अपने कौन से प्लानिंग किए मालूम है? वो प्लानिंग बताता रुक जाना, आप वो प्लानिंग कर सकते हैं। दिग्विजय साहब और उनके सभी सहकारी लोग, आप सब लोग जो भी है, आप पता है इसमें से बहुत सारे लोग आए भी होंगे प्रतिष्ठान पर, तो आपको बताता मैं अपने संकल्प जो भी है वो संकल्प पर आपने ख्याल रखना चाहिए। ये आने वाले 5 साल में और 5 साल तक हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम टिकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल आपके दुआ से, आपके प्यार से, आपके नम्रता से हम बिल्कुल टिकेंगे। 5 साल का टारगेट जो है आने वाला, 5 साल के अंदर अकोला जिले में 200 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीदी होके रहेगी। आप देखेंगे कि 200 एकड़ कंप्लीट हो गई।
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कोऑपरेटिव फार्मिंग आपको दिखेंगी और 200 एकड़ में 1000 गरीब परिवार, एक परिवार का एक व्यक्ति जिसको हर एक को 20-25 हजार रुपए तनख्वाह है, कृषि विद्यापीठ में जैसा रहता वैसा, एक परिवार में से एक व्यक्ति लेडीज हो या जेंट्स हो तो 200 एकड़, एक एकड़ में 5 लोग काम करते हैं, 200 एकड़ मल्टीप्लाई बाय 5 लोग, तो 1000 लोगों को वहां पर नौकरी मिलेगी। नंबर 1 पहला संकल्प। 5 साल के अंदर अपने प्रतिष्ठान के अंतर्गत अकोला जिले में कम से कम 5000 लोगों को कुल नौकरियां मिलेगी। कुल नौकरियां 5000 लोगों को मिलेगी, 5000 परिवार को मिलेगी। कहां मिलेगी? 1000 तो ये एग्रीकल्चर में होगी, दूसरी 1000 अकोला जिले के हर एक तालुका में नर्सरी टू सीनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम की संस्था है, नर्सरी टू सीनियर कॉलेज इंग्लिश मीडियम की संस्था है, हर एक तालुका में रहेगी। 1000 लोग वहां पर ड्यूटी पर लगेंगे। नंबर 2। नंबर 3, कम से कम अपने अकोला जिले में 1800 देहात है, 1800 देहात अकोला जिले में। अपना जो BSW कॉलेज है, BJ कॉलेज है, MJ कॉलेज है, ये विद्यार्थी जो भी है वो 1800 देहातों का स्टडी करना शुरू हो गया है, 1800 देहातों का स्टडी करना शुरू हो गया है। 350 देहात अभी तक हो गए हैं, अभी स्टार्ट किया, 5-6-7 महीने हो गए, तो 1-1.5 साल में वो 1800 खेड़ों का देहातों का स्टडी हो जाएगा। वहां पर जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के परिवार है हर एक देहात में, पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो भी परिवार है हर एक देहात में, वो लोगों का इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, कल्चरल इंप्रूवमेंट होने के लिए अपने कॉलेज के जो भी विद्यार्थी है, जो ग्रेजुएट होने के बाद में हर एक देहात में 5 कर्मचारी वहां पर अपॉइंट किए जाएंगे। 1800 देहात मल्टीप्लाई बाय 5, 9000 कर्मचारी वहां पर लगेंगे। लेकिन ये 5 साल के बाद में, इसमें 5 साल के अंदर कम से कम 2-3 हजार तक लगेंगे। हर एक देहात में 5 कर्मचारी। कहां से आएंगे कर्मचारी? अपने कॉलेज से। ये महाराष्ट्र का पहला कॉलेज है, ख्याल में रखिए आप, ये अपना कॉलेज महाराष्ट्र का पहला कॉलेज है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क, कि वहां पर डिक्लेयर किया है यहाँ पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को नौकरी की हमी। ये पहला कॉलेज है महाराष्ट्र का, कोई कॉलेज देता है नौकरी की हमी, लेकिन वहां पर कंडीशन डाली है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के सोच के आधार पर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर स्टडी करना चाहिए, मार्क अच्छे लाना चाहिए, उसका आचार विचार उच्चार अच्छा होना चाहिए। ये कंडीशन में जो बैठेगा उसको नौकरी यहां पर दी जाएगी। नंबर 2। नंबर 3, सूबेदार नामदेव अम्बेडकर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपनी चालू हो गई, उसकी 2 ब्रांच चालू हो गई फिर से। आने वाले 5 साल में अकोला जिले के सभी तालुका प्लेसेस पर ये पता संस्था की ब्रांचेस रहेगी, उसमें कम से कम 200-300 लोग नौकरी पर लगेंगे। और उसके बाद का संकल्प जो 5 साल का, 5 साल के अंदर 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का काम पूरा हो जाएगा। हॉस्पिटल काम करते हुए दिखाई देगा। 125 से 150 डॉक्टर अकोला जिले के उसके लाइफ नंबर है। सिंपल BMS से लेके तो MS, MD सभी फैकल्टी के तज्ञ लोग जो भी है, न्यूरो सर्जन तक के अपने प्रतिष्ठान के लाइफ नंबर है। तो 5 साल के अंदर 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खड़ा रहेगा। वो उसका येने वगैरह 3 एकड़ खेत ले लिया है, येने को डाल दिया है, अब 1-2 महीने में येने हो जाएगा और बिल्डिंग का काम चालू हो जाएगा। 5 साल के अंदर 100 वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों का, जो भी एडवोकेट रेवती आधार गृह है, जो 40 लाख रुपए काले साहब ने अपने रहने वाला घर बेच के 40 लाख रुपए दिए हैं, अभी किराए पर रह रहे हैं। ख्याल में रखिए, क्या किसको बोलते हैं? किराए के घर में रह रहे हैं। अकोला जिले के महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले, ये दोनों को कहते हैं। जो भी बोरकर सर ने बताया ना,
ये दोनों 24 आवर्स प्रतिष्ठान का काम है। खुद का घर बेच के लड़की के नाम से 40 लाख रुपए दे रहे हैं। वृद्धाश्रम वहां पर निकलेगा 5 साल के अंदर स्टार्ट होकर आपको दिखेगा। उसके बाद में 5 साल के अंदर 25 एकड़ जगह खरीदी करने का अपना काम एक विशिष्ट टापू में शुरू हो गया है। अपना के बाजू में 25 एकड़ का एजुकेशनल हब रहेगा। वहां पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस, लॉ, इंजीनियरिंग और मेडिकल ये 6 ब्रांचेस कॉलेज है। 25 एकड़ में आपको दिखेंगे 5 साल के अंदर। इतनी सब संकल्प डिटर्मिनेशन जो है वो निर्धारित किए हैं और वो 100% पूरे हो जाएंगे। इतने आपको, क्योंकि आपका अपना सत्ता है वो, ये आपको शाश्वती देते हैं यहाँ पर और आपको ये बताते हैं बहुत इजी काम है। सिर्फ उसको जैसी नौकरी करते ना आप, सवेरे 10 बजे निकले, 6 बजे तक, 6 बजे फ्री हो गए, आ गए घर को, तो ऐसा समझना पड़ता है अपने को क्योंकि 2 नौकरियां कर रहे हैं। अब हम तो लोग रिटायरमेंट के बाद में तो 24 आवर्स ही खाली हो गए हैं, लेकिन 2 आर इन सर्विसेज, तो वो लोग क्या कर सकते हैं मालूम है क्या? अपनी 10 बजे से ड्यूटी है ना, सवेरे बिल्कुल 6 बजे से तो 9 बजे तक 3 घंटे प्रतिष्ठान को देना है। बैग उठाई सवेरे 6 बजे, निकले अपने 3 घंटे तक, कभी कभी उधर के उधर ही ऑफिस। उसके बाद में 6 बजे नौकरी से खाली हो गए, उधर से उधर ही 6 बजे से तो रात के 11-12 बजे तक। हमारे पास में बैंक रहती थी और डेमो देना चालू, अभी तक 20,000 डेमो दे दिए। 20,000 डेमो में से कल्पना कीजिए 5,500 लोग मिल गए। 20 में से 20,000 डेमो में से 5,500 लोग मिल गए। कभी ऐसा ना कीजिए कि भाई लोग बोलते कि मीटिंग लेते हैं, वो सर मीटिंग में आइए आप और मीटिंग में प्रतिष्ठान बताइए, हम एक साथ मेंबर हो जाते। कभी गलती नहीं करना है। वो जो खेकड़े का उदाहरण है ना, एक घमेले में अगर खेकड़े डाल दिए 10-15 और वो बाहर निकालने का प्रयास करता है तो खेकड़ा क्या करता है? उसकी टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है, ऊपर जाने के उसकी टांग खींचता है। अच्छे रहते सभी खेकड़े, अच्छे हैं, उसमें कुछ दोहरा नहीं है। कभी ऐसा नहीं करना कि लोग बोलते अच्छा एक काम कर जाओ, हमारे गांव में आ जाओ ना, 10-15-20 लोग हम इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पर आप बता दो सबको काय को एनर्जी इतनी खत्म कर दो। बिल्कुल नहीं, अपनी एनर्जी क्या बाबा साहब की एनर्जी, बाबा साहब ने दी हुई एनर्जी है। इस कारण से उनको बोला नहीं वैसा मत कीजिए, हम आपके ग्रुप आते, आपके ऑफिस पे आते, अपन बैठेंगे, आपको बताते एक 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 करके। एक को समझाने के बाद तो उसमें ख्याल में आ लो एक ही घर से 4 मेंबर बन जाएंगे। एक ही घर से 4 मेंबर, एक ही घर से 2 मेंबर, एक ही घर से 1 मेंबर, चलेगा ना। अभी भी अगर हॉस्पिटल में एखादा लेडीज का अगर उनकी डिलीवरी होगी ना, तो उधर से फोन आता है, ताड़े साहब को बोलो, बोलकर सर को बोलो, इंगड़े सर को बोलो, या किसको भी अपने मेंबर को बोलो, हाँ लड़की हो गई, हाँ ठीक है, अभी 1-2 दिन में छुट्टी हो जाएगी और नाम होने के बाद में एक काम करो, अकाउंट नंबर भेज देना, तो इसके 5,000 रुपए भेज देता। नाम रखने के बाद में फॉर्म भर डालेंगे, माइनर मेंबर बनकर। जिसको इसका इंपॉर्टेंस मालूम है वो हॉस्पिटल से फोन करके बच्चा इसका आज जन्म हो गया, नाम रखने के बाद में सर फॉर्म भर देंगे, माइनर मेंबर। तो इसलिए अपन कितने मेहनत से काम करते हैं, जितने लगन से काम करेंगे और उतने लगन से उपज अच्छी मिलेगी। इसलिए पहली ड्यूटी परिवार के लिए, दूसरी ड्यूटी समाज के लिए। और 1 ने स्टार्ट किया, 2 ने स्टार्ट किया, 3 ने स्टार्ट किया, आएंगे जुटेंगे टूटेंगे, आएंगे जुटेंगे टूटेंगे, लेकिन सूरज काम में रहेगा, चांद काम में रहेगा, पृथ्वी काम में रहेगी। आएंगे लोग जाएंगे लोग। इसलिए जो भी बढ़िया साथ में काम करने वाले जो मुखिया लोग हैं, वो मुखिया लोगों ने सोचना चाहिए कभी डिस्करेज होने का काम नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या जा रहा है अपना, अपन बाबा साहब के समाज के लिए काम जा रहा है क्या अपना, अपने खुद से त्याग करना चाहिए, अपना विश्वास उसके ऊपर देना चाहिए। ये अगर किया मेरे भाइयों तो प्रतिष्ठान बहुत अच्छी बात है।
हर एक जिले में हजारों परिवार को अपन संभाल पाएंगे। और यूनिटी ऐसी नहीं होती, समाज एक नहीं आता बोलते, ये क्यों नहीं आता? बुद्ध ने बोला कि कारण के बिना कुछ नहीं होता। देखो ना, समाज इकट्ठा आ गया ना, अभी मैंने उदाहरण दे दिया था, नामांतरण का उदाहरण, समाज इकट्ठा आ गया, डिटेल्स का उदाहरण, समाज इकट्ठा आ गया। और जितना कारण तगड़ा होगा उतना समाज इकट्ठा है। ये कारण इतना तगड़ा है तो समाज इकट्ठा होगा ही होगा। और फिर देखिए, अपने सामाजिक मूवमेंट देखिए, धार्मिक मूवमेंट देखिए, राजनीतिक मूवमेंट देखिए, गुरुत्वाकर्षण जैसे आपके प्रतिष्ठान के अगल बगल में सब मूवमेंट घूम जाएंगे। इस कारण से अभी तक अल्पकालीन मूवमेंट, मध्यमकालीन मूवमेंट, जयंती पुण्यतिथि, मोर्चा, आंदोलन, धरने, उपवास, आमरण उपोषण, ये सब करते आए। कवि सम्मेलन, साहित्य सम्मेलन, व्याख्यानमाला, परिसंवाद, ऐसा हो गया परिसंवाद, क्या भाषण दे दिया, साल भर चर्चा, कैसी जयंती अच्छी, क्या पुण्य, कितना अच्छा मोर्चा निकाला। ये मूवमेंट अभी तक आवश्यक थी, आवश्यक है भी, लेकिन ये कौन सी मूवमेंट है? अल्पकालीन, मध्यमकालीन। दीर्घकालीन कहाँ है? जो 50 साल चलेगी, जो 100 साल चलेगी। तो इस प्रकार मेरे भाइयों, आपका ये जो भद्रावती शहर है, चंद्रपुर जिला है, इसमें आप लोग बहुत ताकत से काम कर सकते हैं और एक साथ सवेरे काम करना चाहिए, नॉट नीडेड। जहाँ जहाँ समय आता है वहाँ वहाँ लोग जुड़ जाते हैं। ये देख के नाराज न होते हुए अपन ने काम करना चाहिए। इतना मैं यहाँ पर बताता हूँ। आप लोगों ने हमको बुलाया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी को अगर एकादा दूसरा कोई भी एकादा दूसरा 10, 12, 15, 16 आपके पास समय, तो हमारे पास तो समय है, हम तो आपके ताबे में, अपने घर में, अपना परिवार है। तो आपके दिल में अगर कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रतिष्ठान के बारे में, मूवमेंट के बारे में, शैक्षणिक उन्नति के बारे में, आर्थिक उन्नति के बारे में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई ऐसा अगर दिमाग में है तो। ओके, इतना कह के यहाँ बैठने के बाद भी पूछ सकते हैं। इतना कह के मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। जय हिंद।